आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ माय फ्रेंड्स, एक बार इसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्टिविटी 4.4 से। तो यहाँ पे आप सभी को कहता है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्लेक्टरिंग स्पून एंड हीट इट। कि भाई आप एक काम करो, आपका जो सल्फर का पाउडर होता है उसको लो और एक डीफ्लैटरिंग स्पून के अंदर आप उसको लो और फिर उसको गर्म करो। इफ डीफ्लैटरिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in the figure 4.4। अब आपको कहते हैं कि भाई अगर आपको वो चम्मच यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप खुद से ऐसा एक चम्मच बना सकते हो। कैसे कि आप किसी बोतल का ढक्कन ले लो, फिर उसके यहाँ पे वायर को बांध के ऐसे ऊपर तक लेके जाओ। ठीक है, तो ऐसे आपका गाइस यहाँ पे ढक्कन भी बन सकता है। फिर आपको कहता है एज सुन एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग introduce the spoon into a gas jar glows timber. Cover the tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape। और दोस्तों उसके बाद आप सभी को कहते हैं कि फिर आप एक काम करो, उसको हीट करोगे तो आपकी एक गैस बनेगी। उस गैस को आप कवर करने के लिए वहीं पे रोकने के लिए एक मतलब कि उसको कवर कर दो, जैसे कि आपको यहाँ पे कवर करके दिखा रखा है। ठीक है, फिर आपको कहता है उसके बाद रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम एट अ सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर। फिर आप क्या करो, वहाँ से चम्मच को निकाल लो और कुछ अमाउंट पानी उसके अंदर वहाँ पे भर दो। फिर कहता है एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, शेक द टम्बलर वेल, चेक द सॉल्यूशन विद द रेड एंड द ब्लू लिथमस पेपर। फिर आप सभी को कहते हैं कि उसके बाद आप एक काम करो, अपने इसको चेक करो अपने उसके रेड और ब्लू लिथमस पेपर के साथ में कि वो आपको क्या चीज़ शो करता है कि जो आपका सॉल्यूशन बना है वो एसिडिक है या फिर कैसा है, बेसिक है। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स आपको ये फिगर तो मैंने पहले शो कर ही दी है। उसके बाद बारी आती है आगे, देखो कुछ आप ऐसे बना सकते हो अपने मतलब कि ढक्कन की हेल्प से। तो अब आपको कहता है द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कि भाई जो आपके रिएक्शन के अंदर यहाँ पे चीज़ बनेगी गाइज उसको हम यहाँ पे कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर कहते हैं व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन द वाटर सल्फरस एसिड इज फॉर्म। उसके बाद कहते हैं कि जब इसको हम यहाँ पे पानी के अंदर मिलाएंगे तो हमें सल्फरस एसिड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर कहते हैं द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। जो आपकी रिएक्शन गाइज वहाँ पे होगी वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रखी है। फिर कहता है दिस सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिथमस पेपर रेड। उसके बाद क्या होगा, जो आपका सल्फरस का रेड मतलब कि शो कर रहा है ना आपको पेपर, ये आपका ब्लू कलर का चेंज। फिर कहता है जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। अगर आपको हम जनरली बताएं तो जो ऑक्साइड्स होती हैं ना आपकी नॉन मेटल्स की गाइज वो एसिडिक होती हैं नेचर के अंदर। फिर कहते हैं रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेस यू हैव। सेवंथ, नोट डाउन मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म द ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। उसके बाद दोस्तों आप सभी को कहते हैं कि भाई आपने जो कुछ अपने पहली वाली क्लासेस के अंदर भी सीखा है आपकी 7th क्लास के अंदर, तो उन सभी बातों को भी आप यहाँ पे याद कर सकते हो जो कि आपके मेटल और नॉन मेटल आपको यहाँ पे और ऑक्सीजन बना के शो करते हैं। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बारी आती है जो कि आपको बताता है रिएक्शन विद वाटर के बारे में, कि जो आपके पानी के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं आपके मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता है लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। की चलो यार देखते हैं कि जो आपका मेटल है और नॉन मेटल है वो कैसे यहाँ पे पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्टिविटी 4.5 से। तो यहाँ पे कहता है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन special care should be taken that the size of the sodium metal piece is roughly the size of the wheat grain। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम ये बात बताना चाहते हैं कि भाई अगर हम आपके सोडियम के मेटल के किसी पीस का साइज ले तो वो आपका उतना होता है जितना कि आपके गेहूं के दाने का। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टंग्स। उसको हम पकड़ सकते हैं, मतलब कि टंग यानी कि आपका पकड़ने का होता है गाइज कुछ ऐसे।
यहाँ पे ऐसे कुछ पकड़ने का होता है, इसको हम ऐसे यहाँ से दबा के और यहाँ से दबा के फिर पकड़ते हैं, ठीक है। तो उस टंग की हेल्प से हम उसको यहाँ पे पकड़ सकते हैं। फिर आप सभी को यहाँ पे कहता है टेक अ 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, कि आप एक काम करो, कोई बीकर लो जिसके मतलब कि आपका 250 ml के आसपास वो हो, और फिर उसको आधा पानी से भर दो। फिर कहते हैं नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। फिर आप क्या करो, आप सोडियम मेटल है ना उसका कोई भी पीस काट लो, ड्राई इट यूजिंग द फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। फिर आप क्या करो, उसको थोड़ा सुखाओ और फिर किसी मतलब कि आप फिल्टर पेपर की हेल्प से उसको सुखाने के बाद किसी कॉटन के मतलब कि कपड़े में उसको बांध दो। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन द कॉटन इनटू द बीकर, ऑब्जर्व केयरफुली ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, कीप अवे फ्रॉम द बीकर। फिर आप सभी को यहाँ पे कहते हैं कि फिर उसको बीकर के अंदर डाल के आप थोड़ा सा दूर हट जाओ और बहुत ध्यान से इस चीज़ को करना। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर व्हाट डू यू फील, और जब ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बीकर को टच करके देखना तो आपको कैसा फील होता है। फिर कहता है उसके बाद कहता है टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिथमस पेपर इन द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। उसके बाद क्या करो, जो भी आपका सॉल्यूशन है आप उसको टेस्ट करके देखो रेड और ब्लू लिथमस पेपर के साथ में कि आपको कैसा देखने को मिलता है, एसिडिक या फिर बेसिक, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स उसी के साथ हम आगे बात करते हैं। तो आगे आप सभी को कहता है यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर, कि भाई जो आपका सोडियम है आपने इस रिएक्शन के अंदर देखा कि वो आपका पानी के साथ बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, कुछ आपके ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि ऐसा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली, कि भाई जो आपका आयरन होता है वो आपका वाटर के साथ में बहुत मतलब कि स्लो तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है। फिर आपको बताता है जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि भाई अगर हम आपको जनरली बताएं तो जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ में रिएक्ट यहाँ पे नहीं करते। फिर कहते हैं थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, जबकि वो आपकी एयर के अंदर बहुत रिएक्टिव होती हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, तो उन नॉन मेटल्स को हम क्या करते हैं पानी के अंदर यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेज फायर इट इफ एक्सपोज टू एयर। To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपका फॉस्फोरस होता है हम उसके रिएक्शन को बचाने के लिए हम उसको पानी के अंदर यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब उसके बाद हम आगे स्टडी करते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक आता है रिएक्शन विद एसिड, कि भाई एसिड के साथ में कैसे आपकी यहाँ पे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे कहते हैं लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड। तो चलो यार देखते हैं कि भाई आपकी जो मेटल होती हैं नॉन मेटल होती हैं एसिड के साथ में कैसे बिहेव करते हैं। तो इसके लिए गाइज हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 4.6। तो यहाँ पे आप सभी को कहता है टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि आप एक काम करो सैंपल लो आपके मेटल के भी और नॉन मेटल के भी, और इन दोनों को लिस्ट करो आपकी टेबल 4.5 के अंदर इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम एज द ABCDE एंड F। फिर आप उनको अलग अलग नाम यहाँ पे दो, जैसे कि आपका ABCD और F हो गया, ठीक है। फिर कहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। उसके बाद आप क्या करो कि भाई हर एक के अंदर आप 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, बूंद बूंद करके डालो और मतलब सभी के अंदर डालो। फिर कहते हैं आपको इफ़ नॉट रिएक्शन ओकर इन द कोल्ड सॉल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपकी रिएक्शन वहाँ पे ना चले तो आप एक काम करो थोड़ा सा सॉल्यूशन को गर्म भी कर सकती हो। फिर कहते हैं ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द ईच टेस्ट ट्यूब। फिर आप एक काम करो जलती हुई एक सीख को हर एक टेस्ट ट्यूब के आप मुंह की तरफ में यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है। तो फिर माय फ्रेंड्स उसके बाद आप सभी को यहाँ पे आगे कहते हैं रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आप इसी रिएक्शन को दोबारा करो, लेकिन अब की बार अब अपने साथ में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रखना, ठीक है। फिर जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन गाइज यहाँ पे आती है आप उसको इस टेबल के अंदर यहाँ पे राइट डाउन कर लो। फिर आप सभी को आगे कहते हैं इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। क्या कोई यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है इस तरीके में कि भाई जो आपके मेटल्स होती हैं और नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करती हैं। तो फिर कहते हैं व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू द व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। आपको क्या हुआ कि बहुत बार क्या होगा इन दोनों में से किसी एक रिएक्शन के ऊपर जब आप मैच स्टिक को ऊपर लेके जाओगे किसी के, तो वहाँ पे गाइज आपको पॉप की साउंड आएगी, ठीक है।
You must have found that non-metals generally do not react with acid but metals react with acid। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप इस बात को यहाँ पे पाओगे कि भाई जो आपके नॉन मेटल्स होती हैं वो आपके यहाँ पे रिएक्ट नहीं करते आपके, जबकि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ में यहाँ पे रिएक्ट कर जाते हैं आपके एसिड। ठीक है, फिर बताता है एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विद अ पॉप साउंड, और आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पैदा करते हैं जो कि आपकी पॉप साउंड के साथ में यहाँ पे बर्न होती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आप इस बात को भी यहाँ पे पाओगे कि भाई जो आपका कॉपर होता है वो रिएक्ट नहीं करता आपके डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। हीट करने पे रिएक्ट नहीं करता जबकि वो रिएक्ट करता है आपके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बारी आती है जो कि आपको बताते हैं रिएक्शन विद बेसिस के बारे में। ठीक है, और गाइस ये आपका ऊपर वाली फिगर थी यार, ये आपकी पीछे वाली फिगर है जो कि हमने ऊपर स्टडी की थी कि भाई आप ABCD को लेके स्टडी करना। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है हमारी एक्टिविटी 4.7 की। तो यहाँ पे आप सभी को कहते हैं टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड solution, care should be taken that the peels of the sodium hydroxide are handled with a plastic spatula। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप इनमें से कोई भी काम करो तो उसके बहुत ध्यान से करना और प्लास्टिक के साथ आप उस काम को करने की थोड़ी कोशिश करना। फिर आपको यहाँ पे बताता है प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, कि आप एक काम करो टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्रेश सॉल्यूशन यहाँ पे बना लो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और उसके बाद बताता है बाय डिजोल्विंग 3-4 पेपलेट्स ऑफ इट इन दी 5 ml ऑफ वाटर। फिर क्या करो 3-4 आपकी जो पेपलेट्स होती हैं उनको डाल दो 5 ml पानी के अंदर। फिर कहते हैं ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट। फिर क्या करो कि भाई जो आपकी एल्यूमिनियम फॉइल होती है उसका कुछ पीस भी गाइस इसके अंदर यहाँ पे डाल दो। ठीक है, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। फिर आपको कहते हैं कि आप एक काम करो जलती हुई सिंक को इसके मुंह पे लेके आओ और देखो कि आपको यहाँ पे क्या सीन दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आगे आप सभी को कहते हैं व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, कि भाई जो यहाँ पे आपकी पॉप साउंड है वो क्या बात आपको बताती है। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपकी पॉप साउंड होती है वो आपको बताती है कि भाई यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। फिर बताता है मेटल्स रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, कि भाई जो आपके मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करती हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपकी हाइड्रोजन गैस को पैदा करने के लिए। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, जबकि जो आपकी रिएक्शन होती है नॉन मेटल के साथ में और बेसिस के साथ में वो थोड़ी आपकी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रहती है। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स, इसके साथ यार अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बारी आती है जो कि आपको बताते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड द आयरन दैट यू प्रिपेयर्ड इन द क्लास 7th, कि आपने जो अपनी क्लास 7th के अंदर एक्टिविटी की थी आपके कॉपर सल्फेट और आयरन की, आप एक बार उसको सोचो। लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड। तो चलो यार उसी काइंड की हम कुछ और रिएक्शंस को भी गाइस यहाँ पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी बताता है 4.8 और कहता है टेक 500 ml बीकर्स एंड लेबल देम एज द ABCD&E। आप 100 ml के 5 बीकर लो और उनके नाम दे दो। उसके बाद कहते हैं टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन द ईच बीकर। फिर आप उनके अंदर 50 ml तक पानी भर दो हर एक बीकर के अंदर। फिर कहते हैं डिजोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेट इन द फिगर 4.6a। फिर हर किसी के अंदर आप मतलब कि सारा सब्सटेंस डिजोल्व कर दो जैसे कि हमने पीछे किया था। फिर कहते हैं व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स। तो आपको क्या यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है आपके अलग अलग बीकर्स के अंदर। फिर कहते हैं यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप पाओगे कि भाई एक मेटल क्या कर रहा है दूसरे किसी मेटल के कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वहाँ से हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, इन बीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर। जो आपका बीकर ए है वहाँ पे आपका जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है फ्रॉम कॉपर सल्फेट से। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड अ पाउडरी मास ऑफ द कॉपर इज डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और यही कारण है कि भाई जो आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट है वो तो वहाँ से डिसअपियर हो जा रहा है, जो उसका पाउडरी मास है वो आपका नीचे जम जा रहा है। फिर बता रहा है द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, कि भाई जो आपकी रिएक्शन है वो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको शो कर रखी है।
यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका कॉपर सल्फेट है उसके साथ में आपका जो जिंक है गाइज वो मिलता है, तो जो आपका जिंक सल्फेट है वो वहाँ पे चला जाता है, जो कॉपर है आपका वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, फिर आपको बताता है यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बीकर बी इन सिमिलर मैनर, और ऐसे आप बीकर बी की जो आपकी रिएक्शन हो रही है आप उसको भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे गाइज कहते हैं आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज वाई देयर इज़ नो चेंज इन द बीकर सी डी और ई। यहाँ पे जो ये पहेली है ये कहती है कि मैंने रिएक्शन करके देखी तो मेरी ए और बी तो यहाँ पे रिएक्शन हुई, लेकिन मेरी जो सी डी और ई हुई वहाँ पे मेरे को कोई ज़्यादा चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिला, तो वो क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो उसके बाद कहती है देयर कुड हैव बिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई, कि भाई यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आपकी हो रही है कॉपर के साथ में जिंक की वो बीकर सी के अंदर, और जो आयरन की आपकी बीकर ई के अंदर है सिमिलरली वो भी ऐसे ही हो रही है। तो यहाँ पे आपको बताता है आगे सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, कि भाई यहाँ पे हमने कोई चेंज देखने को नहीं मिला बीकर सी के अंदर, जबकि जो आपका कॉपर है वो वहाँ पे मतलब कि जिंक को उसने मतलब हटा दिया यहाँ पे जिंक सल्फेट के अंदर। बट वाई व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी। यहाँ पे यार जो गाइज आपका बीकर ए था वहाँ पे कॉपर ने जिंक को तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन जो आपका दूसरे वाला बीकर सी था वहाँ पे जो आपका जिंक था उसने कॉपर को रिप्लेस क्यों नहीं किया। ठीक है, Remember that science is not arbitrary. It follows definite rules based on facts, and that rules here is that zinc is more reactive than the copper and iron. तो यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो जिंक है वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर और आयरन, इसी वजह से उसने उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो आपका ज़्यादा रिएक्टिव है वो मतलब कि अपने से कम को रिप्लेस कर सकता है, अपने से ज़्यादा वाले को रिप्लेस वहाँ पे नहीं कर सकता। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई जो आपका बीकर डी और ई है वहाँ पे रिएक्शन आपकी क्यों नहीं हुई। फिर बताता है कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू द लेस रिएक्टिव अमंग द जिंक आयरन एंड कॉपर। तो क्या आप इनकी सीक्वेंस को यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि भाई इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव। तो चलो माय फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक आता है यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, कि भाई जो आपके मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं इनका कैसे गाइस यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कहता है यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्री, गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एटसेट्रा। कि भाई अब आपको ये गाइस बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि भाई आपके जो ये मेटल्स होते हैं जैसे कि इनको हम यूज़ करते हैं आपकी मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, तो वो क्यों करते हैं। ठीक है, फिर बताता है यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ सम नॉन मेटल्स, हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि ऐसे जो गाइज आपके कुछ यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं उनके बारे में भी हम सभी को पता है कि इनका हम यूज़ करते हैं। तो अब आगे कहते हैं नॉन मेटल्स इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथ। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे हमारे सांस के साथ में अंदर जाते हैं। फिर आप सभी को बताता है नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, कि भाई जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका हम खाद के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं उसकी प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। फिर बताता है नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन, कि भाई हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका यूज़ हम पानी को साफ करने की प्रोसेस में भी करते हैं। फिर बताता है नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशंस विच इज़ अप्लाइड ऑन दी वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। और जो गाइज आपके अगर कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो जो डॉक्टर आपको सोल्यूशन लगाता है ना आपके पहले, फिर उसके बाद पट्टी करता है, तो उस सोल्यूशन के अंदर भी गाइज हम नॉन मेटल्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फिर बताता है नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, यू मे ऐड सम मोर यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अब उसके बाद आप सभी को कहते हैं कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम पटाखों के अंदर भी करते हैं। और गाइज यहाँ पे उसके बाद बताते हैं कि भाई जो आपके मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ऐड कर सकते हैं कि उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। फिर बताती है पहली आई हेयर दैट द मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स, कि भाई जो मैग्नीशियम है वो आपका प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। इन वट फॉर्म इट इज़ फाउंड इन दैम मटेरियल्स
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, किस तरीके की फॉर्म में वो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, मेटल की या फिर नॉन मेटल की, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे बोजो है वो कहते हैं द डॉक्टर रिपोर्ट आयरन डिफिशियंसी इन माई बॉडी, वेयर इज़ आयरन इन माई बॉडी, की भी डॉक्टर मेरे को कहते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, तो मेरी बॉडी में आयरन आखिर है कहाँ पे। उसके बाद आपको आगे बताता है सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, कि भाई जो आपके सोडियम की मेटल होती हैं वो बहुत रिएक्टिव होती हैं। फिर बताता है इट रिएक्ट्स वाइग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, कि भाई वो आपके ऑक्सीजन के साथ में और पानी के साथ में बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करते हैं सोडियम के मेटल, ठीक है। फिर बताता है अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, और यहाँ पे बहुत सारी हीट जनरेट होती है आपकी इस रिएक्शन के अंदर। इट इज़ द रिफोर स्टोर्ड इन क्रोसिन, और यहाँ पे कहते हैं कि इसलिए हम इसको यहाँ पे क्रोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। फिर आगे बोलता है इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट इन अ केमिकल रिएक्शंस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कि भाई आपने क्लास 7th के अंदर इस बात को जाना है कि आपकी जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे आपका नया सब्सटेंस जरूर बनता है। These substances are different from those which underwent the reaction, और ये सब्सटेंस आपका उससे काफ़ी अलग होता है जो कि आपके रिएक्शन के अंदर बनते हैं। नाउ इफ़ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शंस, बाय कोडिंग और बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम किसी सब्सटेंस को और छोटे टुकड़ों में ना तोड़ पाएँ, हम कितना भी जोर लगा लें, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर लें या फिर कूलिंग कर लें, हीटिंग कर लें, जो मर्जी कर लें, तो उस सब्सटेंस को गाइस हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। फिर बताते हैं सल्फर इज अ एलिमेंट, तो जो आपका सल्फर है गाइस वो एक एलिमेंट है। सो इज आयरन कार्बन टू इज एन एलिमेंट, ऐसे ही आपका जो आयरन हो गया, कार्बन हो गया, वो भी एलिमेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम, और जो आपके एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है उसको गाइस हम यहाँ पे एटम बोलते हैं। फिर कहते हैं अ सैंपल ऑफ अ एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और आपका किसी एक चीज़ का अगर सैंपल आप लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, तो उसके अंदर गाइस आपके एटम होती हैं उसी चीज़ के। फिर बताता है द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंज इन दिस एलिमेंट्स, कि भाई जो गाइज यहाँ पे आपके एलिमेंट्स होते हैं अगर अनअफेक्टेड वो बच जाते हैं किसी फिजिकल चेंज की वजह से, तो उनको हम यहाँ पे एलिमेंट बोल देते हैं। फिर कहते हैं फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ द सॉलिड एंड द वेपर सल्फर, कि भाई जो आपके यहाँ पे एटम के अंदर का कोई एलिमेंट के अंदर आपको फिजिकल चेंज अगर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो उसके एटम्स के अंदर भी वो चेंज यहाँ पे आता है। फिर बताता है ऑल दो वी हैव एन इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दिस सब्सटेंस इज लिमिटेड। अब यहाँ पे बताता है आप सभी को कि भाई हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यूनिवर्स के अंदर जो कि आपकी अलग अलग एटम से मिलकर यहाँ पे बनी हुई हैं, सब एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं, लेकिन तब भी गाइस यहाँ पे आपके जो सब्सटेंस हैं वो लिमिटेड हैं। देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरल ओकरिंग एलिमेंट्स, 94 से ज़्यादा आपके एलिमेंट यहाँ पे नहीं हैं। An important classification of element is in the terms of metal and non-metals. Most of the elements are metals. अब यहाँ पे कहते हैं कि ज़्यादातर आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल हमें देखने को मिलते हैं, और इसकी आपकी एक पूरी टेबल भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फिर कहते हैं द रिमेनिंग आर आइदर नॉन मेटल्स और द मेटलोइड्स पोसेस करेक्टर ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, और यहाँ पे जो गाइज आपके मेटलोइड्स होते हैं उसके अंदर दोनों करेक्टर होते हैं, आपके मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को याद से अपने सभी दोस्तों के साथ में फैला देना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, बोल दो तो दोस्तों बाय बाय।